हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए चेतना, होस्ट ऑफ दिस कोर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 टॉपिक्स, दैट इज हाउ टू रजिस्टर और फॉरगेट पासवर्ड एट इनकम टैक्स वेबसाइट। रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पे अपना लॉगिन क्रिएट करना होता है। तो वो आप लॉगिन किस तरीके से क्रिएट करेंगे अगर आपका ऑलरेडी नहीं है तो, और अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन है, आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको किस तरीके से आप रीसेट कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना 26AS फॉर्म 26AS किस तरीके से बैच करना है, ये फॉर्म होता क्या है और इसको आप किस तरीके से स्टडी करेंगे अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और TIS के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे इसकी जो इंफॉर्मेशन है आपको अपनी रिटर्न में शो करनी है। इसके अलावा जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं, ITR 1 में हम सैलरीड केसेस की बात करते हैं, तो सैलरीड एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिलता है। उस फॉर्म 16 को आप किस तरीके से स्टडी करेंगे और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कैसे डाटा फीड करेंगे, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लॉगिन को करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे विजिट करना है, दैट इज eportal.incometax.gov.in। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करेंगे, यानी कि जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो फर्स्ट जो पेज इसमें ऑटो ओपन होके आता है वो होता है हमारा लॉगिन का पेज। अगर आपका आईडी पासवर्ड ऑलरेडी आपको पता है तो आपको अपना आईडी डालना है। आईडी हमेशा आपका पैन नंबर होता है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। जिसका भी आप लॉगिन करने जा रहे हैं उसका आपको पैन नंबर डालना है कैपिटल लेटर्स में, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको जो है पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको अपना पासवर्ड डालना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है, आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। बट मान लीजिए आपको अपना पासवर्ड नहीं पता तो रीसेट करने का भी ऑप्शन इसमें दिया गया। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता तो आपको यहाँ पे आके फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपको दोबारा से अपनी आईडी को यहाँ पे डालना है। आईडी हमेशा आपका पैन नंबर होता है। आईडी डालने के बाद ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप कौन से ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ये बोलते हैं OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आपके आधार कार्ड से जो भी आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड है, अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो OTP उस पे आएगा। वो OTP जब आप डाल देंगे तो आप इजीली लॉगिन कर अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने बोला है कि मान लीजिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है लिंक नहीं है, आपके आधार कार्ड में आपका फोन नंबर रजिस्टर नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप जो है सेकेंड ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। अपने DSC आप बनवा सकते हैं और यहाँ पे DSC को लगाकर आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि आपने जब अपना इसमें इनकम टैक्स में लॉगिन बनाया था तो वहां पर आपने जो अपना फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी मेंशन करी थी, अगर आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसी फोन नंबर और ईमेल आईडी पर जो है OTP आएगा। वो दोनों OTP आपको डालने हैं और फिर आप अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर पाएंगे। तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए 3 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, आधार कार्ड के OTP से, DSC से और अपने E-फाइलिंग पोर्टल पे जो आपने अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर किया है उस पे भी जो है OTP आएंगे। तो आप अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर पाएंगे। जैसे ही आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपका कौन सा फोन नंबर और ईमेल आईडी जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर है जिसपे आपको OTP रिसीव होने वाला है। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपका इनकम टैक्स पे लॉगिन बना ही नहीं हुआ, आप फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए देखिए, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे राइट हैंड साइड पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बताना है कि आप एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर होना चाहते हैं या फिर अदर्स। आपको टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। अदर्स में होता है कि अगर आपकी TDS की रिटर्न जा रही है तो भी आप रजिस्टर हो सकते हैं, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो आपको अदर्स नहीं क्लिक करना है, आपको टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद वैलिडेट करोगे आप अपना। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपको बता देगा कि पैन आपका रजिस्टर्ड है या नहीं है। मैंने जो इसमें पैन नंबर डाला है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए इसमें दिखा रहा है पैन हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आपको जो है
आप पैन क्योंकि रजिस्टर कराना है, तो आपका पैन अगर रजिस्टर नहीं है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे तो आपको वो पैन नंबर डालना है। फिर आपको जो है वैलिडेट करोगे तो ये वाला मैसेज नहीं आएगा आपके लिए आएगा कि यू कैन रजिस्टर फॉर इनकम टैक्स, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आपसे आपका नाम, लास्ट नेम, पैन नंबर, आपकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो, ईमेल आईडीज, आपका एड्रेस, ये सब इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। जो फोन नंबर और ईमेल आईडी आप इसमें मेंशन करेंगे उसके ऊपर एक एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आपको वैलिडेट करना है इसको। इस तरीके से आपका जो है इनकम टैक्स में रजिस्टर हो जाएगा। आपको यहाँ पे एड्रेसेस बिल्कुल सही जो आपके आधार कार्ड वाली हैं वही मेंशन करनी है, क्योंकि आप जो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक्ड है। अगर आप सेम इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे तो जो आपका सेल्फ वाला ऑप्शन है वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट हाँ, उससे रिटर्न फाइलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको जस्ट अपनी बेसिक डिटेल्स इसमें डालनी है, जैसे आप किसी और वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं सेम एज इस वेबसाइट का भी है। आपको बहुत सिंपली सी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है और अपना इनकम टैक्स वेबसाइट पे जो है रजिस्ट्रेशन बना लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म 26AS के लिए आपको अपना इनकम टैक्स वेबसाइट पे लॉगिन करना है। वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए आपका पैन नंबर, पासवर्ड, नहीं पता तो जैसे मैंने आपको बताया आप रीसेट भी कर सकते हैं। हमने अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप 26AS कहां से फेच कर सकते हैं, उसके लिए आप ई फाइल में जाएंगे। ई फाइल से इनकम टैक्स रिटर्न में देखिए फोर्थ ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26AS। व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बोल रहा है कि हम आपको TDS CPS की वेबसाइट पे, CPC की वेबसाइट पे जो रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आप अपना 26AS देख पाएंगे। तो यहाँ से आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद एक नेक्स्ट विंडो आपको खुल के आएगी। यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ये देखिए आपके पास ऑप्शन है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से असेसमेंट ईयर का आप 26AS देखना चाहते हैं। 2009-10 से लेकर 2025-26 तक के आप सारे ईयर्स के फॉर्म 26AS अगर चेक करना चाहते हैं तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 2024-25 इनकम टैक्स रिटर्न। तो हमने इसी असेसमेंट ईयर को यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको एज अ HTML देखना चाहते हैं या टेक्स्ट। आपको HTML पे क्लिक करना है और व्यू। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो 26AS है वो आपको यहीं पर ही रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको यहीं से ही चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डाउनलोडिंग का ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज PDF। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना 26AS डाउनलोड कर लेंगे। 26AS आपके डाउनलोड्स में जाके डाउनलोड होगा, वहां से आपको खोल लेना है। अब बात करते हैं कि 26AS आप स्टडी कैसे कर सकते हैं। 26AS को जो है 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इवन 10 पार्ट्स में 26AS को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जिसने भी आपका TDS काटा है या फिर TCS आपका डिडक्ट हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है उस पर TDS काटा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होने वाली है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अगर आपके पास है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी भी अगर आपके पास है, उसके ऊपर आपने कोई TDS काटा है या फिर आपका TDS किसी ने काटा है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाली है। इसके अलावा जो 194S में हमें अब ये नया सेक्शन हमारा इंसर्ट हुआ था, 194S का जो डिजिटल असेट्स हैं या फिर जो हमें प्रमोशनल मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके अगेंस्ट भी अगर कोई TDS काटता है तो वो भी हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये हमारे 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कहाँ से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इसमें आपका पैन नंबर, आपका नाम, कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, कौन से असेसमेंट ईयर का है, ये सब इसमें मेंशन होगा आपके 26AS में। सबसे पहला जो पार्ट है 26AS का वो TDS के बारे में बात करता है। जिसने भी आपका TDS काटा है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पार्ट 1 में अवेलेबल होगी। यहाँ पे आपके डिडक्टर का नाम, जो TDS काट रहा है उसका टैन नंबर क्या है,
उसने कितने अमाउंट पे टीडीएस काटा है और कितना टीडीएस काटा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर फॉर्म 15G 15H। अगर आपने अपने बैंक में फॉर्म 15G 15H दिया हुआ है, फॉर्म 15G 15H हम कब देते हैं, जब आपको है कि आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि आपकी इनकम कम है, तो बैंक भी आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर टीडीएस ना डिडक्ट करे, इसलिए आप फॉर्म 15G 15H साइन करके देते हैं बैंक में। एक सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म होता है इसमें से, और एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए होता है जिसकी एज 60 बिलो होती है। तो अगर आपने इस तरीके का कोई फॉर्म साइन करके दे रखा है बैंक में, तो आपका टीडीएस भले ही ना कटे, बट उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो आपको इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन जरूर आपकी 26A में रिफ्लेक्ट होती है। और वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, वो इस वाले पार्ट में रिफ्लेक्ट होगी, पार्ट 2 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर फॉर्म 15G 15H। थर्ड आपका पार्ट है जो बात बताता है डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर प्रोवाइजो टू सेक्शन 194B, फर्स्ट प्रोवाइजो 194R एंड सबसेक्शन 194S। ये जो आपका सेक्शन है, ये सेक्शन बताता है जो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो भी यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट होगा। जो थर्ड पार्ट है आपका 26A का, वो क्या बताता है, व्हेन यू अर्न इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पर्सन कार्ड गेम, गेम ऑफ स्पोर्ट और गेट बेनिफिट इन परक्यूजिट। अगर आपको कोई परक्यूजिट मिल रहा है, आपने कोई लॉटरी में इनकम जीती है या फिर क्रॉसवर्ड पर्सन में कोई इनकम जीती है, उस पर जो आपका टीडीएस कटा है वो आपका पार्ट 3 में रिफ्लेक्ट होगा अंडर सेक्शन 194B या फिर जो भी अदर सेक्शन इसमें मेंशन है वो। पार्ट 4 आपका बताता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 194 IA IB MS फॉर सेलर एंड लैंडलॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप 50 लाख से अबव की प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो जो परचेजर होता है उसके ऊपर लायबिलिटी होती है कि उसको टीडीएस डिडक्ट करके 1% टीडीएस डिडक्ट करके जो सेलर है उसको पेमेंट करनी होती है। तो उस केस में जो आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं उस टीडीएस की वैल्यू पार्ट 4 में रिफ्लेक्ट होती है अगर आप एक सेलर है तो, और अगर आप एक बायर है, आपने टीडीएस काटा है, तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल है और जो टीडीएस की डिटेल है वो पार्ट 8 में रिफ्लेक्ट होती है। तो जरूरी नहीं है जिसका टीडीएस कटा है उसी की डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपने टीडीएस काटा है प्रॉपर्टी पर तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा अंडर पार्ट 8। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई टीसीएस कटा है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपको कोई टैक्स रिफंड रिसीव हुआ है, इनकम टैक्स का रिफंड आया है, तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। प्रॉपर यहाँ पे इंटरेस्ट भी रिफ्लेक्ट होगा कि उस इंटरेस्ट रिफंड पे आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, सो दैट वो इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा टैक्सेबल होता है। हम अपनी इनकम टैक्स में रिटर्न में हमें शो करना होता है कि हमें कितना इंटरेस्ट मिला है, उसके ऊपर भी हमारा टैक्स चार्ज होता है। तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। फिर जो आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ऊपर हमारा पॉइंट नंबर 4 आया था, ये उसी का ही रिप्लिका है। एक ऊपर वाला पॉइंट हमारा सेलर के लिए था, ये बायर के लिए है। इसके अलावा टीडीएस टीसीएस डिटेल प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेटमेंट, ये जो है पार्ट नंबर 10, ये उनके लिए है जो टीडीएस काटते हैं, जिन्होंने 10 नंबर ले रखा है और टीडीएस और टीसीएस काटने में उन्होंने कोई गलती करी है, उनकी कोई पेनल्टी चलती आ रही है या फिर कोई उन्होंने शॉर्ट डिडक्शन की है, कोई डिमांड थी उसकी जो उन्होंने डिफॉल्ट किया है, वो टीडीएस को जो उनको पे करना है, वो जो डिफॉल्ट की पेमेंट है या फिर जो भी इंटरेस्ट है वो भी हमारा 26A में रिफ्लेक्ट होता है। आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपकी जो टीडीएस की रिटर्न है वो सही गई है या नहीं गई, कोई किसी तरीके की कोई डिमांड या फिर कोई पेनल्टी तो नहीं लगी हुई उसके ऊपर, तो वो भी 26A में मेंशन होता है। तो ये पूरा 26A हमने चेक कर लिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। नंबर 1, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे करा है या फिर कोई आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ 26A में कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। आप ये पता ही नहीं कर सकते कि आपने अगर कोई पिछले साल एडवांस टैक्स पे करा है तो कितना पे करा है, कब पे करा है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते फॉर्म 26A से। नंबर 2, जीएसटी, अगर आपके ऊपर जीएसटी लगता है, आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो पहले क्या होता था, जीएसटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती थी। बट अगर आप अब की बार का 26A देखें तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ऑल्दो आइडिया 1 में जीएसटी का कोई यूसेज नहीं है, ये जस्ट आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जीएसटी का डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। द रीजन बीइंग
कि जो भी आपका टैक्स का डाटा है कि कितना टैक्स आपने पे करा है एज एडवांस टैक्स या फिर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे, वो डाटा और ये जीएसटी का डाटा, अब ये दोनों डाटा जो है आपके शिफ्ट कर दिए गए हैं एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। वहां पे जाके आप देख सकते हैं इसको। अगर आपको ये देखना है कि आपने कितना एडवांस टैक्स पे करा है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करा है, तो वो इन्फॉर्मेशन अब आपको 26AS से फैच नहीं होने वाली है। 26AS में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो जिसमें आपको कोई टीडीएस कटा है या आपने किसी का टीडीएस काटा है या टीसीएस कटा है या आपके टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड कोई डिमांड्स है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको 26AS से मिल जाएगी। रिटर्न फाइलिंग में आपको जो भी मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि क्या क्या आपके पास होने चाहिए, आपके पास आपका 26AS भी होना चाहिए। यहाँ से लॉगिन करके आपको अपना 26AS डाउनलोड करके अपने पास रखना है। जब आप रिटर्न फाइल करने लगेंगे तो ये 26AS आपको बहुत हेल्प करने वाला है रिटर्न फाइलिंग में। ओके, अब देखते हैं कि हमारा एआईएस टीआईएस क्या होता है और आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारा एआईएस टीआईएस होता है वो होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। इन दोनों ही स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम होती है, बस जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी वो बड़ी ही डिटेल में रिफ्लेक्ट होगी। आप ईच एंड एवरीथिंग चेक कर सकते हैं कि डिटेल सही है, गलत है, किससे बिलोंग करती है, कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये सब आप इन्फॉर्मेशन इजीली एआईएस में चेक कर सकते हैं। और जो टीआईएस होता है वो एआईएस का ही समरी फॉर्मेट होता है। टीआईएस में आपको जो है लमसम अमाउंट पता लग जाएगा कि पूरे साल में कितना डिविडेंड मिला, कितना इंटरेस्ट मिला और कितनी आपको सैलरी मिली। ओके, तो टीआईएस आपकी समरी है। और जो एआईएस है, एआईएस बिल्कुल डिटेल में बताएगा कि अगर आपको इंटरेस्ट मिला तो कितना कितना कहाँ से मिला, सैलरी आ रही है तो कितनी कितनी कहाँ से आ रही है, तो बिल्कुल जो डिटेल्ड में बताता है ना वो एआईएस बताता है। जबकि जो टीआईएस है, टीआईएस आपको समरी बता देगा कि कितना कहाँ से आपका है। तो जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है आपकी या फिर टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, पहले ये स्टेटमेंट्स नहीं होती थी, आज से 2-3 इयर्स पहले ये अभी लॉन्च की गई है एआईएस टीआईएस। एआईएस टीआईएस आपको किस तरीके से हेल्प करता है, एआईएस टीआईएस के थ्रू आप अपनी जो है एसएफटी की इंफॉर्मेशन को चेक कर पाते हैं कि किस तरीके का ऐसा डाटा है जो सामने वाले जिससे आपने डील करी है उस पर्सन ने आपके रिगार्डिंग फाइनेंशियल डाटा, इनकम टैक्स को रिपोर्ट किया है, वो सारा आप जो है चेक कर सकते हैं एआईएस टीआईएस में। जो एआईएस है इसको भी जो है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एआईएस का जो पार्ट ए है वो जनरल इंफॉर्मेशन बताता है, आपका पैन नंबर क्या है, आधार कार्ड क्या है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है वो पार्ट ए में होती है। पार्ट बी जो है वो इंफॉर्मेशन देता है आपका टीडीएस कितना आपका कटा है। जो 26AS की इंफॉर्मेशन है वो दोबारा रिपीट की जाती है एआईएस में, सारी इंफॉर्मेशन आपको एआईएस में दोबारा मिलेगी। टीडीएस और टीसीएस की इंफॉर्मेशन होती है। एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सामने वाले ने अपनी एसएफटी की रिटर्न को फाइल करते समय आपके रिगार्डिंग क्या क्या ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करी है वो सारी आप चेक कर सकते हैं एसएफटी इंफॉर्मेशन से। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने कितना टैक्स पे करा, मैंने अभी बताया था ना कि एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अब आपका 26AS में नजर नहीं आता, एआईएस में नजर आएगा आपको इजिली पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर। अगर आपकी कोई डिमांड है या फिर रिफंड आया है आपको, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको एआईएस में मिलेगी। इसके अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन है लाइक आपकी फॉरेन रेमिटेंस कितनी है, फॉरेन करेंसी आपने कितनी परचेज करी है, जो रिफंड आया है उस पर कितना इंटरेस्ट आया है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो अदर इन्फॉर्मेशन के हेड में आपको जो है मिल जाएगी। एआईएस का आपका क्या मोटिव था लाने का, डिस्प्ले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द टैक्स पेयर विद फैसिलिटी टू कैप्चर ऑनलाइन फीडबैक। एआईएस अगर अब आपके माइंड में आ रहा हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें बताई वो पहले 26AS में भी शो होती थी, हार्डली 1 और 2 इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एक्स्ट्रा हमें एआईएस में देखने को मिल रही है। तो एआईएस क्यों लाया गया, देखिए 26AS को आप रिवाइज नहीं कर सकते जब तक कि सामने वाला जिसने आपका टीडीएस काटा है वो अपने टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज नहीं करेगा, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो 26AS में रिवाइज
नहीं होगा। बट जो AIS है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप किसी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपसे बिलोंग नहीं करती या फिर बिलोंग करती है तो पार्टली बिलोंग करती है, तो आप उसके अगेंस्ट फीडबैक डाल सकते हैं। जैसे ही आप फीडबैक डालेंगे, रियल टाइम बेस पे आपका जो AIS है वो अपडेट होके आपको शो हो जाएगा, और जो फ्यूचर में नोटिस आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बिकॉज होता क्या था कि अगर आपके 26 ईयर्स में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो डिपार्टमेंट को ये लगता था कि ये आपसे ही बिलोंग करती है, और डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता था कि ये इन्फॉर्मेशन आपने अपनी रिटर्न में नहीं दिखाई। जबकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता था कि एम्प्लॉयर ने गलती से मेरा पैन नंबर डाल दिया तो किसी और का TDS भी मेरे यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगा, जबकि वो इनकम तो मुझे आई नहीं, इनकम तो सही पर्सन के अकाउंट में गई है। तो उस केस में हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय उस इनकम को कंसीडर नहीं करते थे। बट AIS में ये ऑप्शन दे दिया गया है कि आप फीडबैक डाल सकते हैं, जिससे कि जो अगर फ्यूचर में नोटिस आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। हमने ये मेंशन कर दिया वहां पर कि ये इन्फॉर्मेशन हमसे बिलोंग ही नहीं करती। AIS आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं? अगेन आपको अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे देखिए ऊपर ही 5th ऑप्शन है AIS, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक सेपरेट वेबसाइट आपके लिए खुल के आएगी AIS की कंप्लायंस पोर्टल की। यहाँ पे AIS का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, अब AIS का भी TIS का भी, दोनों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कौन से फाइनेंशियल ईयर का करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आपका पैन नंबर और नेम लिखा हुआ आएगा। यहाँ से मैं इस पे क्लिक करके TIS को भी डाउनलोड कर सकती हूँ, और इस पे क्लिक करके AIS को भी डाउनलोड कर सकती हूँ। अगर आप यहीं पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। पार्ट A में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पार्ट B में आपका TDS कितना कटा है वो इन्फॉर्मेशन है, फिर SFT की इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन है। जो 5 हेड्स हमने अभी डिस्कस किए वही 5 हेड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको कोई इसके अगेंस्ट फीडबैक डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। डालने के लिए देखिए जो आपको जिस भी एंट्री का फीडबैक डालना है आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे जाइए, फीडबैक का ऑप्शन है ऑप्शनल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फीडबैक डालने का ऑप्शन होता है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इन्फॉर्मेशन इज डिनाई। तो इसमें से जो भी आपका केस है आप उस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो AIS में से वो इन्फॉर्मेशन आपकी जो है हट जाएगी। रियल टाइम बेस पे ये इम्पैक्ट करता है आपका। AIS के अकॉर्डिंग जो आपका TIS है वो भी रियल टाइम बेसिस पर एडजस्ट हो जाएगा। TIS में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? TIS में सिर्फ एक पेज का TIS होता है, जो भी आपकी AIS की इन्फॉर्मेशन है वो सारी समराइज वे में यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको धीरे धीरे डिटेलिंग नजर आएगी। अदरवाइज एक पेज पे आपको पता लग जाएगा कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना आपको डिविडेंड मिला है, कितनी आपको इनकम हुई है, या तो अदर सोर्सेज से या फिर सैलरी से या फिर प्रोफेशनल इनकम आपकी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते समय। कैसे वो हम रिटर्न फाइल करते समय आपको बताएंगे। अभी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि 26 AS क्या होता है, AIS TIS क्या होता है, आप इसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, कैसे आप इसको स्टडी करेंगे और कैसे हम इसको यूज करेंगे, वो हम अपनी जो हमारी ITR 1 फाइलिंग की डिटेल वाली वीडियो होगी उसमें चेक करेंगे कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म 16। फॉर्म 16 क्या होता है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? फॉर्म 16 आपका क्या होता है? फॉर्म 16 जो है आपका एक सर्टिफिकेट होता है कि आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट किया गया है आपके एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के बिहाफ पर। यानी कि आपका जो भी सैलरी पर टैक्स बनता था, एम्प्लॉयर जो आपका होता है उसको ये गवर्नमेंट ने ये राइट्स दिए हैं कि जितनी भी आपकी सैलरी पर टैक्स बनता है वो काट के डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कराएगा और आपको सैलरी जो है उतने TDS से डिडक्ट होकर आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट उस केस में आपके पास क्या प्रूफ होगा कि आपके बिहाफ पर ये टैक्स डिपॉजिट कराया गया है डिपार्टमेंट में और किस तरीके से उस टैक्स की कैलकुलेशन की गई है, उसके लिए निकाला गया TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16। जब भी आपका एम्प्लॉयर आपका TDS डिडक्ट करता है उस टाइम पे जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है। फॉर्म 16 आपको कब दिया जाता है? सैलरी के केस में जो आपका फॉर्म 16 है
वो आपको ईयर एंड में प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि मार्च की रिटर्न जो होती है, टीडीएस की रिटर्न जो आपकी मार्च की होती है, वो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होती है 31 मई तक फाइल करने की। नेक्स्ट ईयर के 31 मई तक एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होती है उस मार्च की रिटर्न को फाइल करने की। जैसे ही मार्च की रिटर्न टीडीएस की फाइल हो जाती है, आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है 15 डेज के अंदर अंदर। यानी कि 15 जून 24 आपका लास्ट डेट है फॉर्म 16 मिलने का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। फॉर्म 16 मिलने के बाद ही आप रिटर्न फाइल करिए, उससे पहले आप रिटर्न फाइल ना करें, क्योंकि फॉर्म 16 में आपकी सारी सैलरी की इंफॉर्मेशन होती है जो आपको हेल्प करती है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए। फॉर्म 16 को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। रिटर्न फाइलिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका जो मेन होता है वो होता है पार्ट, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर जो यूज में आता है वो होता है आपका पार्ट बी। बट हाँ, पार्ट ए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज पार्ट ए में ये मेंशन होता है कि आपका कितना टीडीएस कटा है और कितना आगे डिपॉजिट किया गया है। ऐसा भी होता है कई केसेस में कि पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट होती है, क्योंकि होता क्या है, जो पार्ट बी है वो पार्ट बी जो है एम्प्लॉयर का अपना डॉक्यूमेंट होता है। उसमें एम्प्लॉय ने पूरी डिटेल दी होती है कि एम्प्लॉय की सैलरी उसने किस तरीके से कैलकुलेट करी है, कैसे डिडक्शंस प्रोवाइड करी है, सो दैट वो टीडीएस उसका कैलकुलेट कर पाए, और उस टीडीएस को किस तरीके से उसने सामने डिपॉजिट कराया है, डिपॉजिट सेम टीडीएस कराया है या नहीं कराया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी होती है पार्ट ए में। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपका टीडीएस जितना काटा है उतना ही डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए आपको चेक करना होता है पार्ट ए। और अगर आपको ये देखना है कि आपकी सैलरी पर किस तरीके से टीडीएस कैलकुलेट किया गया है, उसके लिए होता है आपका पार्ट बी। अब प्रैक्टिकली मैं आपको ये फॉर्म दिखा देती हूँ कि ये दिखते कैसे। फॉर्म 16 का पार्ट ए आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। इस पे आपका ट्रेसिस का लोगो बना होता है, जिससे ये पता लगता है कि ट्रेसिस की वेबसाइट से फैच किया गया है। इसमें आपका आपका पैन नंबर, आधार नंबर, सब इसमें, आधार नंबर नहीं, पैन नंबर, एड्रेस सब यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। जिसने आपका टैक्स काटा है उसका नेम और एड्रेस भी यहाँ पे होगा, आपका पैन नंबर, सामने वाले का टैन नंबर, और कितना उसने टीडीएस काटा है वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन होगा। अमाउंट पेड एंड क्रेडिटेड, नेचर ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेंशन होगी। यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि कितना आपका टीडीएस कटा है, कब कटा है, और वो एक्चुअली में डिपॉजिट हुआ है। क्योंकि अगर ये अमाउंट आपका इसमें मेंशन होके आ रहा है तो इसका मतलब ये सामने डिपॉजिट हुआ है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है, ट्रेसिस की वेबसाइट से रिटर्न फाइल करने के बाद। तो पार्ट 16, फॉर्म 16 इसीलिए बेनिफिटेड है क्योंकि उसमें जो अमाउंट है वो एक्यूरेट अमाउंट है, वही आपका आगे डिपॉजिट हुआ है। 16A के अमाउंट को मैं चेक करने के लिए बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार होता है कि लेट सपोज आपके एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपीज आपका टीडीएस काट लिया, बट फॉर्म 16A में सिर्फ 80,000 टीडीएस आपका नजर आ रहा है। इसका मतलब वो 20,000 अमाउंट आपसे आपका काट तो लिया गया है, लेकिन वो आगे डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो उस केस में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयर से मिलिए और उसको बोलिए कि आपने 20,000 रुपीज यहाँ पे लेस डिपॉजिट कराया है, ऑल्दो आपने मेरा टीडीएस जो है पूरा 1 लाख रुपीज काटा था। तो आप इस फॉर्म 16 से ये पता कर सकते हैं कि कितना आपका टीडीएस आगे डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कराया गया है। तो ये होता है आपका फॉर्म 16 का पार्ट ए। ये होता है आपका फॉर्म 16 का पार्ट बी। पार्ट बी बिल्कुल डिटेल में होता है, ठीक है। इसमें देखिए आपकी सैलरी भी आ रही है, कितनी सैलरी है आपकी टोटल, इसमें से कितना आपको ट्रेवल अलाउंस मिला, कितना डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिला, कितना कम्युनिटी पेंशन मिला, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन होगी। इसके बाद कितनी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली, कितनी आपकी नेट सैलरी यहाँ पे आई, ये सब भी इसमें मेंशन होगा। आपकी अगर हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है तो वो भी यहाँ पे आएगी। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, आपने होम लोन का क्लेम किया हुआ है, तो इसलिए ये माइनस में फिगर यहाँ आएगी। माइनस का मतलब है आपने इंटरेस्ट क्लेम किया हुआ है, तो जो भी सैलरी में से ये एडजस्ट होके आएगा, इतनी आपकी नेट इनकम हो गई। इसमें से जो आपकी डिडक्शन है, एटीसी की डिडक्शन का अमाउंट यहाँ पे आ रहा है कि आपने प्रूफ दिए थे अपने एम्प्लॉयर को 7,88,000 के, बट आपको जो डिडक्शन मिली है वो 1.5 लाख तक की मिलती है मैक्सिमम, तो इसलिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आ रहा है। 80 CCD 1B की 50,000 की अलग से रिबेट मिलती है, वो भी आपके एम्प्लॉयर ने आपको दी है। 80D यानी कि मेडिक्लेम की आपको रिबेट मिली है 14,160 रुपीज की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होती है फॉर्म 16 में।
ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद जो आपकी नेट सैलरी बनी वो बनी 3,34,28,57 रुपीज। तो इसके ऊपर आपका टैक्स मिलता है 8,40,917। उसके ऊपर हेल्थ सेस लगा के आपका जो टोटल टैक्स है वो है 8,74,554। तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है इतनी। अब देखते हैं कि एम्प्लॉयर ने आपका डिपॉजिट कितना कराया टैक्स। यहाँ पे देखिए पार्ट बी में सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके छोड़ दी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी बनती है, और डिपॉजिट कितना कराया उसके लिए हम पार्ट ए चेक करते हैं। पार्ट ए के अकॉर्डिंग आपका कितना टैक्स डिपॉजिट हुआ है 8,74,554। ये आपका पार्ट बी से जो है मैच हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जितना टैक्स आपका बनता था उतना टैक्स आगे डिपॉजिट करा दिया गया है। तो ये फॉर्म 16 आपका बिल्कुल ठीक है। फॉर्म 16 में अगर आपकी एक हायर साइड की सैलरी होती है तो वहां पे जो आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं उसका बाइफिकेशन भी यहाँ पे दिया होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो आपका था, ये था आपका फॉर्म 16 की कैसे आपको स्टडी करना है, फॉर्म 16 क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। ये फॉर्म 16 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए, ITR 1 को फाइल करने के लिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम ITR 1 में फिल करेंगे वो सारी या तो फॉर्म 16 से लेंगे या AS/TAS से या आपके 26 AS से। सो इस तरीके से आपको ये पूरी वीडियो में मैंने बता दिया है कैसे 26 AS लेंगे, कैसे AS लेंगे, कैसे फॉर्म 16 को आप अपनी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल होती है ITR 1 फॉर्म में जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, किस डिडक्शन में मैक्सिमम क्या लिमिट दी गई है और उस मैक्सिमम लिमिट को आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, सो दैट आप अपनी डिडक्शंस का प्रॉपर बेनिफिट लेके आप कम से कम टैक्स पे करें इनकम टैक्स में और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डिडक्शंस का बेनिफिट ले पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।